चलिए हम इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन करते हैं। DTAA से स्टार्ट करते हैं और DTAA के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे हम कर लेंगे एक एक करके। इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो भी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन के साथ ही हम जो है डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें क्या है, ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है 4,50,000, प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड इन कंट्री ए दिया हुआ है। अब कंट्री ए ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो है उससे प्रोफेशनल इनकम हो रहा है 5,80,000 का। डिविडेंड इनकम हो रहा है उससे ऑस्ट्रेलिया से 88,000 रुपये। रेंट है हाउस प्रॉपर्टी से उसको ऑस्ट्रेलिया से, जो कि 1,80,000 है। इंटरेस्ट इनकम हो रहा है फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट पे, जो कि इंडिया से हो रहा है 62,000 रुपये। फिर पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन टू, मतलब इसने जो है वो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पेड किया है 2,00,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है PPF में उसका 1,50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, मतलब प्रीमियम पेड किया है मेडिकल इंश्योरेंस पे 32,000 रुपये। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम एज्यूम करके दोनों तरीके से लगाएंगे कि मान लीजिए जो है उसका SSC का जो है एज है 62 ईयर्स है, मतलब ये सीनियर सिटीजन है। एज्यूम करके ये भी लगाएंगे कि अगर उसने न्यू स्कीम फॉलो किया, यानी 115 BAC में अगर वो एडॉप्ट करता है तो क्या होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी। और अगर 115 BAC को इग्नोर करें, मतलब नॉर्मल जो हमारा ओल्ड स्कीम जिसे कहते हैं उसको एडॉप्ट करता है, तो क्या होगा उसका टैक्स लायबिलिटी। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ द केसेस, मतलब केस ए हो या दोनों केसेस में जो है आप मान के चलिए कि फॉरेन में टैक्स रेट जो है वो 16% है। इसके यूज़ हम करेंगे रिलीफ निकालते टाइम, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर DTAA का क्वेश्चन आप लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या करो कि क्वेश्चन में जो आप मार्क कर लो कि कौन कौन से हेड का इनकम है। उससे क्या होगा ना, हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हमने लिख लिया कि ये सैलरी का है, PGBP, ठीक है, डिविडेंड अदर सोर्सेज से, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। फिर इंटरेस्ट इनकम जो है अदर सोर्स का इनकम है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन 2,00,000, जिसमें हमें डिडक्शन मिल जाता है 24 सेक्शन 24B में। ठीक, फिर PPF में 1,50,000 ATC में डिडक्शन मिल जाता है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो उसे डिडक्शन मिल जाता है अप टू 55,000, मतलब उसमें अगर हेल्थ प्रीमियम या जो भी है अगर सीनियर सिटीजन है तो अगर उसने इंश्योरेंस पेड किया है तो 50,000 तक उसमें डिडक्शन मिल जाता है उसको। ठीक है, 80D में। तो इस क्वेश्चन में जो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हो 32,000। ठीक, उसके बाद जब ये नोट हो जाए ना, अब इस क्वेश्चन को जो है बोला है कि हमें 115 BAC अडॉप्ट करके जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ना, 115 BAC, जब भी हम 115 BAC फॉलो करते हैं, मतलब न्यू स्कीम जो है, न्यू टैक्स रिजिम जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना, हमें लगभग सारे डिडक्शन जो है वो नहीं मिलते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे हम अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी में हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(1)(a) में, जो 50,000 का हमें डिडक्शन मिलता है। अगर हम 115 BAC फॉलो करते हैं तो ये भी डिडक्शन जो है ना वो नहीं मिलता। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है, ये भी डिडक्शन नहीं मिलता। और जितने भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं, जैसे ATC, इस क्वेश्चन में दिया हुआ ATC में जो जिसने PPF में उसने दिया था वो नहीं मिलता। ATD मतलब चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते। फिर जो है हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो अंडर सेक्शन 24B हमें जो डिडक्शंस मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड पे, जो हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे लेते हैं अप टू 2,00,000 तक। ठीक है, ये भी डिडक्शन जो है अगर हम न्यू स्कीम अडॉप्ट करते हैं 115 BAC, तो ये भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलते हैं। मतलब हमें ये 2,00,000 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A के जितने हैं ATC से लेके ATU तक के डिडक्शन है, कुछ डिडक्शन जो फालतू के हैं वो दे दिए जाते हैं, नहीं मिलेगा। फिर सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमें नहीं मिलेगा अगर हम न्यू टैक्स स्कीम जो है, न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में एक होता है अंडर सेक्शन 24A, जो 30% हमें मिलते हैं
मतलब रेंटल एंड अदर चार्जेस के नाम पे, वो डिडक्शन हमें अलाउ हो जाता है 115BAC में। तो उसमें से हम 30% डिडक्शन जो है, आप न्यू स्कीम टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हो या ओल्ड स्कीम टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हो, वो मिल जाता है आपको। मतलब जो रेंट रिपेयर एंड चार्जेस के नाम से मिलते हैं 30%, जैसे हम एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं ना 30%, वो डिडक्शन जो है वो अलाउ हो जाता है आपको, अगर आप न्यू स्कीम फॉलो करते हो तो भी। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से देख लेंगे, अगर 115BAC न्यू स्कीम फॉलो कर रहा है या फिर ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है, दोनों तरीके से देखेंगे क्या अंतर होगा। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं बोला था कि आप सबसे पहले ये नोट कर लो कि कौन कौन से हेड की इनकम है, इससे हमें क्या होगा ना, आसानी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, और इसमें एक दो बातें और हैं जो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दें। जैसे क्या होता है ना, जब भी हम DTAA का क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे जो भी इनकम ले रहे हों, चाहे वो किसी भी हेड से इनकम हो, हम उसको ग्रॉसअप में लेते हैं। ग्रॉसअप में जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, तो जब भी लिखते इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो 4 लाख रुपए दिया है, ठीक, तो इसका मतलब ये है ना कि उसने ऑलरेडी कंप्यूटेड इनकम दिया है। मतलब आपको जो सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया जाता है ना 50,000, उसे अब लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया है कि 4 लाख रुपया जो है इनकम फ्रॉम सैलरी है। जब भी इनकम दे, अगर ये ग्रॉस दिया होता ना, ग्रॉस सैलरी, तो हम क्या करते, अगर सपोज डेट 4,50,000 हमारा ग्रॉस सैलरी दिया हुआ, तो हम 50,000 रुपये जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे डिडक्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना होगा कि वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रॉसअप्ड है या नेट है। ठीक, ऐसे जैसे कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक, अभी हम मानते हैं ये आपका इंडिया से इनकम है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम फॉरेन से अगर जो इनकम हमें रिसीव्ड हो रहा है उसमें क्या है वो भी बात कर लेंगे। मान के चलिए आपको दिया है इंडियन इनकम, मतलब इंडिया से जो है आपको सैलरी हुआ है और उसने लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब इसमें अब आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। ठीक, वो फिर से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसे ग्रॉसअप करो, इसे ग्रॉसअप करके जो है वो 4,50,000 करो, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करो। इससे बेटर है कि आप जो है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस सैलरी बोला हुआ है तो आप जो है वो 4,50,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे। वैसे भी इस केस में क्या है, अगर सपोज डेट ग्रॉस सैलरी 4,50,000 रुपये बोला हुआ और हम न्यू स्कीम फॉलो करते हैं, तो न्यू स्कीम में तो वैसे भी हमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं है 50,000 का, तो वो तो ऐसे भी लेस नहीं होगा। ठीक, लेकिन जब भी हम इनकम दिखाएंगे तो पूरे फुल वैल्यू पे होना चाहिए, मतलब ग्रॉसअप वैल्यू पे होना चाहिए। ऐसे ही देखिए इनकम फ्रॉम अगर हाउस प्रॉपर्टी दिया, मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें वर्ड इस पे ध्यान दीजिए, अगर इनकम दे दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें भी कुछ ऐड लेस नहीं करना है, ये कंप्यूटेड इनकम है। जब भी क्वेश्चंस में इनकम बोल देना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें जो हम 30% का डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24A, तो इसमें भी आपको 30% लेस नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेस हो चुका है, ये आपको कंप्यूटेड इनकम दे रहा है। तो अगर इसका क्रक्स देखेगा तो क्रक्स क्या है कि अगर बोला है इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन या ये 30% रेंट रिपेयर चार्जेस का एडलेस कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आप इस इनकम को उठा लो, उससे स्टार्ट करो। अगर ऐसे बोल दिया ना कि रेंट या फिर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर बेसिक सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी या फिर पेंशन, ये ये तीनों जो है सैलरी हेड की इनकम है। तो अगर बेसिक सैलरी बोल दे, ग्रॉस सैलरी बोल दे या पेंशन इस बोल दे, इसका मतलब जो है ये ग्रॉस अमाउंट है।
ठीक है, ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस अमाउंट है। तो इसमें से हमें जो है वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो लेस करो आप, तब लेस करना होगा। ठीक है, अगर ये बोल देता है कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट करना होगा। वो 13% का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट का मतलब आपको लेस करना होगा। तो अब इसमें भी पूरा क्रक्स देख लेते हैं। तो जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, ये इनकम वर्ड अगर ऐड किया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर तो आप इसमें कुछ नहीं करना है एडजस्टमेंट। सैलरी से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का एडजस्टमेंट नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया तो 30% अंडर सेक्शन 24A में जो रेंट रिपेयर चार्जेस का डिडक्शन मिलता है उसे नहीं एडजस्ट करना। एडजस्ट कब करना है? जब वर्ड बोले रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, क्योंकि जो है ये जो अमाउंट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी ग्रॉसअप है। और जब ग्रॉसअप है ना, तो हमें तो ग्रॉसअप ही चाहिए होता है। और ग्रॉसअप मिला, उसमें से जो है हम जो भी एडजस्टमेंट होता है एज पर इनकम टैक्स लॉ वो एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो पूरा क्रक्स यही है कि आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, या फिर ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, या पेंशन दिया हुआ है, या बेसिक सैलरी दिया हुआ है। जब भी वर्ड इनकम बोले तो आप एडजस्ट मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटेड इनकम है। ठीक, तो आप फिर और देख, ये तो हमने बताया कि अगर इंडिया से हुआ तो क्या करेंगे। सपोज डेट ऐसे ही अगर हमारा कोई फॉरेन से इनकम हो रहा है तो क्या करेंगे। कुछ बातें और है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉरेन से इनकम वाली बात पे अभी हम आते हैं, इंडिया में ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि डिविडेंड रिसिव्ड, ठीक, डिविडेंड रिसिव्ड, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये भी जो है ना वो नेट है, ये ग्रॉसअप वैल्यू नहीं है, हमें इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो जब भी डिविडेंड रिसिव्ड, अगर सिर्फ बोला है ना डिविडेंड रिसिव्ड, ये रिसिव्ड वर्ड बोला ना, मतलब क्या है, अगर इस पे मान लीजिए कुछ, जब हमें डिविडेंड मिलता है तो अगर उस कोई भी इनकम मिलती है, अगर उस पर टीडीएस जो है वो कटती है, तो हम मान लेंगे कि उस पर टीडीएस जो है वो कटा हुआ है। कब मानेंगे? जब क्वेश्चन में जो है रिसीव्ड वर्ड जो है वो बोले, तब मानेंगे। जैसे 194 में टीडीएस कटता है मान लीजिए डिविडेंड पे, ठीक है, 10% अगर कट गया। मान लीजिए हमें डिविडेंड मिला 3 लाख रुपए से, उसमें टीडीएस कट गया 10%, यानी 30,000 रुपये टीडीएस कट गया, 2,70,000 हमें रिसीव्ड हुआ। तो जो क्वेश्चन में वर्ड बोल रहा है ना कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो रिसीव्ड हमें कितना होगा? 2,70,000, यानी 2,70,000 रुपये की वो बात कर रहा है। जब भी रिसीव्ड वर्ड बोले, सिर्फ रिसीव्ड अगर तो 2,70,000, यानी उसने ऑलरेडी टीडीएस काटा हुआ है और उतना हमें रिसीव्ड हुआ है। आप क्वेश्चन में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड वर्ड दिया है क्या, तो रिसीव्ड बोले यानी वो क्रॉसअप वैल्यू नहीं है, हमें पहले उसे क्रॉसअप करना होगा। तो क्रॉसअप करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2,70,000, तो हमें 30,000 वापस से ऐड करके हमें जो है डिविडेंड का इनकम दिखाना होगा कितना, 3 लाख रुपए। तो इसमें हमें खुद ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं। जब भी इंडिया का इनकम दिया होगा तो क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि आपका टीडीएस जो है डिडक्ट किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देता है क्वेश्चन में। तो आपको खुद देखना होगा कि इस सेक्शन पे जो है वो टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है क्या, मतलब इस इनकम में टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है क्या। अगर कटी हुई होगी, जैसे हमें डिविडेंड रिसीव्ड बोला, सपोज दैट अगर डिविडेंड इनकम बोल देता तो क्या करते, तो वो ग्रॉसअप है। इनकम वर्ड बोला ना तो ग्रॉसअप है, उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ले लेते। और उस केस में जब वो इनकम बोलेगा ना तो 3 लाख ही दिया होगा, ना कि 2,70,000। तो इनकम बोल रहा है यानी क्वेश्चन में लिया होगा 3 लाख। तो जब भी डिविडेंड इनकम बोले तो आप इसे ले लो। इसका क्रक्स क्या है देखो, अगर अमाउंट रिसीव्ड बोलता है यानी इसको ग्रॉसअप करने की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रॉसअप करो। अगर बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड, जब भी रिसीव्ड वर्ड आएगा, ठीक है, तो आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। अगर बोला कि डिविडेंड फ्रॉम डिविडेंड, बस डिविडेंड भी बोल दिया कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो यहाँ क्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने रिसीव्ड वर्ड बोला नहीं। अगर ओनली रिसीव्ड वर्ड बोला, देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया था डिविडेंड इनकम, ठीक है, तो डिविडेंड इनकम वैसे भी ये ऑस्ट्रेलिया का इनकम है।
अभी इस पे हम आते हैं कि अगर फॉरेन इनकम में है, अगर डिविडेंड बोला, रिसीव बोला, तो क्या करेंगे। पहले हम इंडियन की बात करते हैं। जैसे मान लो आप इतना समझिए डिविडेंड इनकम, तो इसमें इनकम वर्ड दिया हो, इसे क्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्रॉसअप है। अगर इंडिया में होता, अगर यहाँ पे लिखा होता डिविडेंड रिसीव्ड, तो हम क्या करते हैं, 88,000 मतलब 90% के बराबर है, 10% का TDS कट चुका है, तो 88,000 को हम कन्वर्ट करते हैं 100% में। अगर ये 90 है तो 100 पे कितना होता, उतना अमाउंट हम लेते। तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब देखिए अगर फॉरेन में होता तो क्या होता। फॉरेन में जैसे दिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लीजिए, या जो भी अदर इनकम जैसे दिया, इनकम डिविडेंड इनकम ले लीजिए, कोई भी इनकम ले लीजिए। फॉरेन में अगर बोल रहा है कि इस पे जो है वो TDS कटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्रॉसअप करने के लिए जो है, ठीक, उस TDS को जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर रिसीव्ड वर्ड बोला, जैसे बोला कि हमें डिविडेंड जो है वो रिसीव्ड हुआ फॉरेन कंट्री से, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ हमें 3 लाख, ठीक। अब बोल दिया कि इस पे जो है वो TDS कटा हुआ है 10,000, तो ये रिसीव्ड वर्ड बोला ना, तो इसे भी क्रॉसअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ये मत सोचिए, यहाँ पे ये मत सोचिएगा अच्छा कि हम अपना जो है वो TDS का सेक्शन फॉरेन वाले इनकम पे लगाएं, वहाँ पे आपको ऑलरेडी देगा TDS ना, तो एडजस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लाख आपको फॉरेन से डिविडेंड रिसीव हुआ, दिया है कि 10,000 रुपये जो है उस पर TDS कटा, ठीक। तो मतलब टोटल तो डिविडेंड बना होगा 3,10,000 से, जिसमें से 10,000 रुपये TDS काट लिए, आपको डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ भी रिसीव्ड वर्ड है ना, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो आप इसको क्रॉसअप कर लेना 3,10,000 रुपये, ठीक है। और ये आपके इनकम में जो है वो ऐड होगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था कि आपको क्वेश्चन में देखना है क्या चीज़, कब क्या दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड दिया है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, या फिर नेट सैलरी, या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐड लेस नहीं करना। अगर वही बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी या पेंशन बोला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो एडजस्टमेंट करना है। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम बोला है तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है, यानी उसमें एडजस्टमेंट होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में, ये भी चीज़ आपको जो है वो ध्यान में होगा, जो हमने बता दिया पहले 115 BSc में जो हमें क्या क्या नहीं मिलते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ था, इसमें ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, यानी ये ऑलरेडी क्रॉसअप है, ठीक है। मतलब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, बट कब मिलता है, अब क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है 115 BSc में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देंगे। अगर सपोज डैट हम 115 BSc नहीं फॉलो करते तो ये 4,50,000 में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो लेस करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रॉसअप है। ग्रॉसअप रहे तो हमें ग्रॉसअप ही चाहिए, तो ग्रॉसअप है तो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट करते हैं ना टैक्स लॉ के हिसाब से वैसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे दे देता कि इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आप 4,50,000 में से चाहे आप 115 BSc फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेस नहीं करना होता, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी क्या है, लेस है। और सपोज डैट आप 115 BSc फॉलो कर रहे हो और आपको दे दिया इनकम फ्रॉम, सॉरी, आपको दे दिया कि इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया तो इसका मतलब 115 BSc में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, तो हमें ऐड करना होगा क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ मत करना। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ ना, तो खुद ही इनकम अगर वर्ड बोल दिया तो जो चाहिए हमें ना, समझ लीजिए वही मिल गया। मतलब मान लीजिए कि वो 50,000 रुपये जो है 115 BSc फॉलो करने पे हमें नहीं मिलता है, तो मान लीजिए वो ऐड होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है तो हम ग्रॉस सैलरी ले लेंगे 4,00,000
50,000। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी कितना, 4,50,000। अब बताइए, ये जो है 115 BAC फॉलो कर रहा है SSC, और उसका एज जो है 62 ईयर्स है। इस बात का ध्यान तो हम जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तब देंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान हम इनकम, उसका ग्रॉस इनकम निकालते टाइम जो है वो कंसीडर करेंगे। तो देखिए, ग्रॉस सैलरी हो गया उसका 4,50,000। इसमें से बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या अंडर सेक्शन 16(1)(a)? नहीं मिलेगा, क्योंकि 115 BAC फॉलो कर रहा है। ये बात हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये ग्रॉस सैलरी हो गया उसका 4,50,000। फिर दूसरा देखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंडिया में अगर मान लीजिए इंडियन एनुअल वैल्यू निकालें तो उसका नील है, क्योंकि उसका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो नहीं रहा है इंडिया में। और दिया हुआ है कि उसने जो है इंटरेस्ट पेड किया है, तो जो भी हम इंटरेस्ट पेड करते हैं तो अंडर सेक्शन 24B हमें मिलता है अप टू 2 लाख तक की छूट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि क्या है, उसने इंटरेस्ट पेड किया है हाउसिंग लोन पे 2 लाख रुपए। ठीक, तो 2 लाख रुपए मिल जाता, लेकिन हमने बताया था कि क्योंकि ये न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है तो 115 BAC में हमें ये जो है 2 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलता, तो ये भी नील हो जाएगा। ठीक, अब उसको जो है एक इनकम हुआ है, देखिए हाउस प्रॉपर्टी से, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो उसको हाउस प्रॉपर्टी पे इनकम हो रहा है। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये बताइए रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ग्रॉसअप है कि ग्रॉसअप नहीं है? हम जब भी बोले थे कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसमें हमें 30% का जो है वो एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक, और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 30% का जो डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 24A वो जो है हमें मिल जाता है, चाहे SSC 115 BAC फॉलो करे या ना करे, तो वो डिडक्शन जो है हमें मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से इनकम है, कितना है आप देख सकते हैं, 1,80,000 रुपये। ठीक, तो ये 1,80,000 इनकम है। अब इसमें जो है हमें अंडर सेक्शन 24A में डिडक्शन मिल जाएगा 30% ऑफ 1,80,000, जो कि हो जाएगा 54,000। ये लेस हो जाएगा, यानी आपका इनकम बनेगा 1,26,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, फिर हम देखते हैं, ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हो गया इनकम फ्रॉम PGBP। देखते हैं, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें देखिए इनकम फ्रॉम PGBP टूडिए कहाँ है, ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आप नोट कर लो। तो PGBP में हमारा हो क्या क्या गया, एक तो सैलरी हो गया, एक तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, अब PGBP देखते हैं, PGBP प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड, यहाँ पे वर्ड बोला हुआ है इनकम, तो ये बताइए इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, अब वैसे भी कुछ एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। 5,80,000 हम ले लेंगे, इसकी इनकम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हुई है। ठीक है, तो PGBP में इनकम जो है ऑस्ट्रेलिया से हुई है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक, कितने की हुई है, देखिए 5,80,000 रुपये की। ठीक है, तो ये हम दिखा देंगे 5,80,000 रुपये। फिर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम, ठीक, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ। ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए क्या क्या है, एक तो ये है डिविडेंड इनकम मिला ऑस्ट्रेलिया से 88,000 रुपये। ठीक, तो ये दिखाएंगे, ये कि ये है इंटरेस्ट इनकम FDR जो कि इंडिया से हुआ है 62,000। ठीक, अदर सोर्स। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, हम जानते हैं 2 सेक्शंस होते हैं, 80 TTA और 80 TTB। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे जो है हमें 80 TTA में 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है,
ये जो 10,000 रुपये तक का। और इनकेस अगर हम एसएससी जो है सीनियर सिटीजन है तो उसको जो है 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80 TTB, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन एफडी दोनों मिला के जो है 50,000 तक का जो है उसको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे एसएससी 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो ये 80 TTB भी, और हमारे केस में एसएससी जो है वो सीनियर सिटीजन है, उसका एज जो है 62 ईयर है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो क्योंकि वो 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो उससे ये भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मिलता है तो पहले तो हम उसे इनकम में तो ऐड करेंगे ही ना, डिडक्शन के बाद तो हम लास्ट में देखते हैं कि डिडक्शन मिला कि नहीं मिला। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक ये हो गया, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो डिविडेंड मिला हमें ऑस्ट्रेलिया से वो हो गया। तो हम दिखाएंगे दोनों इनकम को, डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितना 88,000 रुपये दिया हुआ है। फिर ऐसे ही जो इंटरेस्ट है ऑन एफडीआर, अगर 115 पीएसी नहीं फॉलो करता तो ये 80 TTB में जो है 50,000 रुपये तक का इसका डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन क्योंकि एसएससी यहाँ 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर 62,000 रुपये। ठीक। बाकी अब हमारा देख लेते हैं एक बार कौन सा हो गया। सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, ये अदर सोर्सेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी ये भी अदर सोर्सेज का इनकम जो है हो गया। ठीक। ये 2 लाख का हमने डिडक्शन मिलेगा नहीं क्योंकि 115 बीएससी फॉलो कर रहा है। ये एटीसी में भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ प्रीमियम जो कि 80D में हमें मिलता है 50,000 रुपये तक का, 55,000 रुपये हो जाता है अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, तो ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि 115 बीएससी फॉलो कर रहा है। तो मतलब जितना हमें डिडक्शन तो मिलेगा नहीं। तो अब हमें जो है ग्रॉस इनकम मान लें, ग्रॉस इनकम देख लेते हैं कितना हुआ, एक बार ऐड कर लेते हैं। 4,50,000, 1,26,000, 5,80,000, 88,000 प्लस 62,000, मतलब 13,06,000, 13,06,000 रुपये जो है हमारा ग्रॉस इनकम हो गया। ठीक है, 13,06,000 ग्रॉस इनकम हो गया। अब क्योंकि इसमें जो है वो चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नील है, नहीं मिलेगा, तो यही हमारा जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम भी बन जाएगा। ठीक है, 13,06,000 रुपये नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगा, 13,06,000 रुपीज़। ओके। अब हम निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी कितना हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो हमें ओल्ड स्लैब रेट से मतलब नहीं है। हम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो है 13,06,000 पे हम जो है वो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लाइबिलिटी। हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आई थी 13,06,000। तो 115 बीएससी में हम जानते हैं कि फर्स्ट, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नॉट अ सीनियर सिटीजन हो, हमें फर्स्ट 2,50,000 पे जो है वो, ठीक, फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स जो है वो नील होता है। फिर नेक्स्ट मतलब 2,50,000 से ऊपर, ठीक है, 1 मिनट, देखिए 2,50,000 से ऊपर और 5 लाख तक, ठीक है, हमें जो है वो 5% के रेट से देना होता है। मतलब कितना, 2,50,000 से ऊपर 5 लाख तक, मतलब यहाँ भी नेक्स्ट 2.5 लाख की बात करें, मतलब 2,50,000 पे 5%, तो 12,500 इस पे आ जाएगा आपका टैक्स। ठीक। फिर 5 लाख से ऊपर मतलब 5 लाख से ऊपर जो इनकम है अप टू जो है वो 7,50,000, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 10% के रेट से जो है वो देना होगा। तो इस पर आप निकालेंगे तो 2,50,000 पे 10% यानी 25,000 टैक्स हो गया। फिर अब नेक्स्ट 7,50,000 से ऊपर अप टू 10 लाख, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में हर नेक्स्ट 2.5 लाख पे और रेट बढ़ता जाएगा 5% से। तो ये हो जाएगा आपका 15% के रेट से कितना आएगा 37,500। फिर जो है 10 लाख से ऊपर, ठीक, अप टू 12,50,000 एट द रेट ऑफ 20%, बोले ना
कि रेट आपका 5% से बढ़ेगा और हर स्लैब में जो है 2,50,000 बढ़ते जाएगा। तो इस पर आ जाएगा 2,50,000 20% के हिसाब से 50,000 रुपये। अब 12,50,000 तक के इनकम पे जो है हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। हमारा टोटल इनकम भी तो देखिए कितना है, टोटल इनकम 13,06,000 है। यानी अगर हम देखें तो 13,06,000 माइनस 12,50,000 मतलब 56,000 का इनकम पे और हमें टैक्स लगाना है। तो नेक्स्ट कितना बचा, 56,000 ही तो बचा। इस पे 20% 25% के रेट से हमारा टैक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो 14,000 रुपये जो है वो टैक्स आया। ठीक, अब टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है हमें पता चल गया कितना है। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, 12,500 प्लस 25,000 37,500 50,000 प्लस 14,000, ये टोटल टैक्स आ रहा है 1,39,000। इसमें जो है हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ कितना, किसका, 1,39,000। ठीक, तो कितना आएगा, 5560 प्लस 1,39,000 144,560 का जो है आपका टोटल जो है वो टैक्स लायबिलिटी आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया टैक्स लायबिलिटी। अब क्या होगा, क्योंकि हमें 2 कंट्री से इनकम है, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया से इनकम है, तो हमें क्या होगा यहाँ पे जब हमारा कोई भी इनकम जो है वो डबल टैक्स हो जाता है ना, तो एक रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 91। ठीक, अब वो रिलीफ कैसे हम निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। अंडर सेक्शन यहाँ पे जो है हमें रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेगा रिलीफ। देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 91, उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं कि इंडिया में कितना बन रहा है। एवरेज टैक्स रेट कैसे निकलेगा, तो हमें देखना होता है कि कितनी हमारी जो है वो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी, मतलब 144,560 की जो हमें लायबिलिटी बनी, 144,560 की लायबिलिटी बनी। और हमारा इनकम कितना था, हमारा इनकम जो है 13,06,000 नेट टैक्सेबल इनकम था। तो देख सकते हैं 13,06,000 हमने नेट टैक्सेबल इनकम निकाला था। ठीक, मतलब हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी जितनी बनी थी इतने रुपए का हमें टैक्स पे करना है, कितने इनकम पे, 13,06,000 पे। तो एवरेज टैक्स रेट निकल जाएगा 1,44,560 हमें पे करना है 13,06,000 पे, तो टैक्स रेट हमें निकल जाएगा कि कितना हुआ। देख लेते हैं, 144,560 डिवाइडेड बाई 13,06,000 इंटू 100, 11.069%। और ये जब भी आप ये परसेंटेज निकालिए ना 3 डेसिमल तक लीजिए, आपका आंसर जो है ICI से 100% मैच करेगा। 3 डेसिमल तक लीजिए आप, राउंडिंग ऑफ, जैसे इसमें आया था 11.0689, तो हमने 3 डेसिमल तक लिया तो इसे राउंड ऑफ कर दिया 11.069%। आप भी 3 डिजिट तक ही लीजिएगा, आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा। फिर ये हो गया एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। ऐसे ही हमें निकालना होता है एवरेज टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री, मतलब जिस इनकम पे हमें 2 जगह टैक्स देना पड़ा है, एक इनकम इंडिया में और फॉरेन में हमें ऑलरेडी दे के आया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ था कि हमारा फॉरेन में जो है वो टैक्स रेट है 16%, तो डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम निकालते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में देख लेंगे उसको कि कैसे जो है हम निकालते हैं। तो दिया हुआ है कि एवरेज टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, कितना दिया हुआ है 16%। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से जो लोअर है वो ले लेते हैं, जो लोअर है वो टैक्स रेट ले लेते हैं। लोअर कितना, 16% और 11.069%, तो 11.069% जो है वो लोअर है, इसे हम ले लेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, जो भी हमें डबल टैक्स इनकम होता है उस पर हम ये रेट लगा देंगे 11.069%, तो हमें मिल जाएगा कि कितना रिलीफ है। अब हम देखते हैं कि वो डबल टैक्स इनकम है कितना। देखिए क्वेश्चन में डबल टैक्स इनकम कैसे पता करते हैं, आपका जो भी जो है ना नेट टैक्सेबल इनकम निकला, ठीक, जो कि 13,06,000 निकला था,
ये 13,06,000। इस इनकम में जो है वो फॉरेन की कितनी इनकम इंक्लूड है, वही होता है डबल टैक्स्ड इनकम। जैसे मान लीजिए अगर फॉरेन का इनकम हुआ 3 लाख रुपए, उसके आगे उसमें हमें कुछ डिडक्शन मिला या कुछ लॉस सेट ऑफ कर दिया। 3 लाख में से मान लीजिए हमने इंडिया का लॉस जो है वो सेटअप कर दिया 2 लाख रुपए, तो हमें डबल टैक्स इनकम में कितना कंसिडर करना होगा, 1 लाख रुपए, क्योंकि वही 1 लाख रुपए तो आ रहा होगा नेट टैक्सेबल इनकम में। तो ऐसे ही उसे ही लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे इनकम था क्या क्या, एक तो ये था ऑस्ट्रेलिया से इनकम था 1,80,000, जिसमें से 54,000 हमने डिडक्ट कर दिया, मतलब 1,26,000। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से था, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया से 5,80,000 का इनकम हुआ था, तो ये 5,80,000 लेंगे, ठीक। और डिविडेंड हमें मिला था ऑस्ट्रेलिया से, जो कि टैक्सेबल कितना हो रहा है 88,000। तो ये तीनों इनकम जो है फॉरेन इनकम है जो डबल टैक्स है, तो इन तीनों को ले लेंगे। तो आप जोड़ लीजिए 126,000 प्लस 5,80,000 प्लस 88,000, 7,94,000 जो है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7,94,000 पे 11.069% चढ़ा देंगे, कितना आएगा 7,94,000 इंटू 11.069%, ये आ रहा है 87,887, ठीक। तो इतना हमें जो है रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी इनकम का हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ से हम रिलीफ अंडर सेक्शन 91 जो है वो लेस कर देंगे 87,887, ठीक। तो हमें मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल, कितना जो है हमें टैक्स पे करना है। तो 144,560 माइनस 87,887 अगर हम करें तो 56,673, ठीक है। इतने की हमें जो है वो लाइबिलिटी हो जाएगी। आप इसे राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, आपको याद ही होगा राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B कितना हो जाएगा 56,600, नियरेस्ट राउंड ऑफ कर दीजिए 70। इतने की है जो हमें टैक्स पेबल निकला, मतलब इतना हम टैक्स पे करेंगे दोनों कंट्री के इनकम को लेने के बाद और उसमें रिलीफ कंसीडर करने के बाद, सारा टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद, एज्यूम करते हुए कि हमने जो है 115 BSC फॉलो किया है, इतना टैक्स लाइबिलिटी को पे करना है। अब हमने एक और केस बनाया था जो कि क्वेश्चन में बताया था कि अगर मान लीजिए इग्नोर करें हम 115 BSC, और 115 BSC जब क्वेश्चन में बोला हो ना स्पेसिफिकली तभी हम फॉलो करेंगे। अगर नहीं बोला क्वेश्चन में 115 BSC के बारे में तो हम ऑल टैक्स रिजीम नॉर्मल जो चलता है उसे चलाएंगे और जो भी डिडक्शंस हैं वो लेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन कौन सी डिडक्शंस जो है नॉर्मली जो मिलता है 115 BSC अगर नहीं फॉलो करते हो तो वो सारे डिडक्शंस लेते हैं। प्लस जो है ये 2 लाख का जो है इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, ये भी सेट ऑफ होता, इनकम सॉरी इंटरेस्ट है जो हाउसिंग लोन पे, तो वो भी सेटअप होता। और हमारा जो है वो इनकम था कितना, हमारा इनकम था कितना, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या होता। देखिए आपने जो है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाला, इंडिया में नील आ रहा था, और आपने जो है इंटरेस्ट पेड किया है इंडिया में 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या होता वो 2 लाख लेस होता, ठीक। यानी आपको जो है 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस आता। तो हाउस प्रॉपर्टी पे जब 2 लाख का लॉस आता तो ये 1,26,000 से सेटअप हो जाता, मतलब 2 लाख में से अगर 1,26,000 तो हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप हो गया, बचा कितना 74,000 का लॉस जो है वो अदर हेड से सेटअप हो जाता है। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का सेटअप का एडजस्टमेंट बता देते हैं कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कितना यहाँ पे लॉस बच रहा था 74,000, मतलब 2 लाख में से 1,26,000 तो हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप हो जाता, 74,000 का लॉस जो है मदर हेड से सेटअप कर लेते हैं। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से नहीं सेटअप होता जो कि अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेज है, तो उसे हम एनी अदर हेड से जो है एनी अदर हेड से सेट ऑफ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उसी असेसमेंट ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर में लॉस हो रहा है एनी अदर हेड से सेटअप कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं सेटअप हो पा रहा है तो जो है वो लॉसेज जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका 8 ईयर तक, और आगे आने वाले इनकम में अब आगे जो है आप किसी भी हेड से नहीं सेटअप कर पाओगे, आगे सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप कर पाओगे। कब तक, अगले 8 साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए, और जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो आप उसके अगेंस्ट जो है इसको सेटअप कर देंगे।
ठीक। तो 115 BSE नहीं फॉलो करते तो एक तो ये एडजस्टमेंट होता। दूसरा जो हमारे क्वेश्चन में और भी जो भी ये थे 80D का हमें बेनिफिट मिल जाता, 80C ये भी हम डिडक्शन ले लेते हैं। ठीक, ये तो हमने बता ही दिया इसका एडजस्टमेंट, प्लस 80 TTB 50,000 तक का उसका डिडक्शन मिल जाता। ठीक, और बाकी चीज़ें तो सेम रहती। तो चैप्टर 6 एक ही डिडक्शन के बाद जो है हमारा ये इनकम कम होता, और फिर जो है हम कोई टैक्स रिजिम के हिसाब से जो है हम टैक्स लाइबिलिटी भी निकालते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से निकाला है, और फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 91 निकालते हैं, और नेट जो हम दिखा देते हैं कितना टैक्स पेबल हो। तो दोनों तरीके से हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना बातें जो है वो समझ में आ गई हो, और आगे भी हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी करेंगे। थैंक यू।